हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। और क्लास 10th साइंस में हम कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व। ठीक है, चलिए तो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अपने लास्ट लेक्चर में हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे, जो कि था हाइड्रोजनेशन क्या है और इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन लिखना है। तो हाइड्रोजनेशन क्या है इसके बारे में तो थोड़ा हमने एक इंट्रोडक्शन देख लिया था कि हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है क्या। इसमें हाइड्रोजन का एडिशन किया जाता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड में मेटल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। किस लिए? उसे सैचुरेटेड कंपाउंड बनाने के लिए। ठीक है, यानी कि सिंपल सी बात ये है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड को हमें बनाना है सैचुरेटेड कंपाउंड। कैसे बनाएंगे? उसमें हाइड्रोजन का ऐड करके, एडिशन करके। दूसरी चीज है कि हाइड्रोजन का एडिशन तो कर देंगे, लेकिन कैटलिस्ट भी होना चाहिए। तो मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये प्रोसेस की जाती है। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो इसका सबसे बड़ा यूज है फूड इंडस्ट्री में। फूड इंडस्ट्रीज में जो लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड ऑयल्स होते हैं, उनको जो है सॉलिड फैट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड ऑयल इनटू सॉलिड फैट्स। तो ये हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है। तो आप ये नोट कर लेंगे, एग्जाम्पल आपको लिख लेना है। जैसे यहाँ पर ये हमारा एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। क्या ये कंपाउंड अनसैचुरेटेड है? ये आपको कैसे पता चलेगा कि कंपाउंड अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड है? वो पता चलेगा आपको बॉन्ड से, है ना। अगर सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड, अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर है डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ ऐड कर देंगे हम हाइड्रोजन H2। किसकी प्रेजेंस में? निकेल या पैलेडियम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, जो कि एक क्या है, मेटल कैटलिस्ट है। तो ये क्या बनाते हैं, ये क्या करते हैं, ये बनाते हैं बच्चों C सिंगल बॉन्ड CH H H, यानी कि ये जो लिखा हुआ है ये हमने लिखा हुआ है CH3 CH3। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया इतना? तो काफी इजी ये था हाइड्रोजनेशन। बस आपको याद होना चाहिए, अगर आपको याद है तो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये प्रोसेस हुआ कैसे, देखो यहाँ पर था हमारे पास C डबल बॉन्ड CH इथीन। हुआ क्या, ये वाला जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, ये तो H2 है, H2 है। तो H2 है कैसा, H सिंगल बॉन्ड H कुछ इस तरीके से है ना। तो ये H2 एक H आ जाएगा यहाँ पर और एक H आ जाएगा यहाँ पर। और ये H क्या करेंगे, इनके साथ बॉन्ड बना लेंगे। बॉन्ड बना करके कैसे ये बनाएंगे, देखो एक एक हाइड्रोजन तो यहाँ पर है और ये जो डबल बॉन्ड था ये ब्रेक हो गया। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया और एक हाइड्रोजन, ठीक है, और एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया। क्लियर है? ठीक है, बन गया ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड वाला, यानी कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड से ये सैचुरेटेड कंपाउंड बन गया। क्लियर है? तो यूज कहाँ पर की जाती है? फूड इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है। एप्लीकेशन क्या है इसका? फूड इंडस्ट्री में। अच्छा, फूड इंडस्ट्री में इसका एप्लीकेशन है क्या? क्या आपको इसको एक्सप्लेन करना है अच्छे से? तो क्या यूज है फूड इंडस्ट्रीज में? फूड इंडस्ट्री में सॉलिड जो लिक्विड जो हमारा ऑयल्स है उनको सॉलिड फैट में कन्वर्ट करनी, जैसे घी है, ठीक है, इसमें कन्वर्ट किया जाता है इस प्रोसेस से। ठीक है, चलिए क्लियर है इतना? चलिए बच्चों नोट कर लीजिए, आप इसको आप नोट कर सकते हैं, ये आप रिएक्शन नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है IUPAC नेम लिखना है हमें फॉलोइंग कंपाउंड का। तो आप आसानी से लिख सकते हो, देखो मेथ एथ, दो कार्बन है ना, का वाला अगर हम करें मेथ एथ, ठीक है, दो कार्बन है तो ईथ आएगा, ईथ आएगा। ठीक है, ईथ के बाद आप देखो ये क्या है, CHO है। अच्छा, इसे हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, CHO, ये क्या C डबल बॉन्ड हो सिंगल बॉन्ड H।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, इथेनल। इथेनल, एक ही कार्बन होता तो मिथेनॉल। ठीक है, होता ही नहीं वैसे एक कार्बन। चलो ख वाले की बात करते हैं। ख वाला अगर आप ध्यान से देखो, इथेनॉल, अच्छा इथमेट प्रोप, तो ये है प्रोप आइन, प्रोपाइन। ट्रिपल बॉन्ड है ना यहाँ पर, सिंगल बॉन्ड है तो आएगा एन, डबल बॉन्ड है तो आएगा इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आएगा आइन। यहाँ पर है ट्रिपल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड होता तो ये हो जाता प्रोपीन, प्रोप वन इन। अगर सिंगल बॉन्ड होता तो प्रोपेन हो जाता, और ट्रिपल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा प्रोप वन आइन या प्रोपाइन भी कह सकते हैं। क्लियर है, ये हो गया इथेनॉल और ये हो गया प्रोपाइन। सिंपल, चलिए नोट कीजिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। इट इज रिफ्लेक्स। चलिए आगे हमारा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके तीन पार्ट्स हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो 1 2 3, तीन पार्ट इसके हैं और तीनों पार्ट हैं एक एक नंबर के। क्वेश्चन नंबर 16, विच गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू अ रिएक्टिव मेटल। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किसी रिएक्टिव मेटल के साथ ऐड किया जाएगा तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर सिंपल सा आंसर है H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस। और थोड़ा डिटेल में लिखना है, अगर ये एक नंबर का ना आकर के 2 नंबर का या 3 नंबर का आता है तो आप पूरा लिख सकते हो। ठीक है, मेटल 2 नंबर का अगर ये आता है तो आप पूरा लिख सकते हो, मेटल प्लस डाइल्यूट HCl यानी कि हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोलिक सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स मेटल फ्लोराइड प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एग्जाम्पल के रिएक्शन लिख लेते हैं, मानो Fe के साथ कर लेते हैं रिएक्शन, Fe प्लस HCl गिव FeCl2 प्लस H2। ये हो गई यहाँ पर बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, Fe प्लस 2HCl गिव FeCl2 प्लस H2। तो मेटल, रिएक्टिव मेटल, इसे रिएक्शन कराई हमने किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो ये बनाता है हमारा मेटल क्लोराइड। ठीक, और साथ में बनती है H2 गैस। अब ये जो H2 गैस है बच्चों, इसका जब हम कंफर्मेशन टेस्ट करते हैं तो इसको क्या करेंगे, किसी जलती हुई लालटेन या कैंडल के पास लेकर के जाएंगे, तो ये कैसे बर्न होती है, ये बर्न होती है पॉप साउंड से। कैसा साउंड क्रिएट करती है ये, पॉप पॉप का साउंड ये क्रिएट करती है। ठीक है, जब ये बर्न होती है तो पॉप साउंड से ये बर्न होती है। तो आप इसका कंफर्मेशन टेस्ट भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकता है, या रिएक्शन लिखने के लिए आ सकती है। ठीक है, या क्वेश्चन आ सकता है रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आ सकता है, या रिएक्शन आ सकता है कि जब ये बर्न होती है तो कैसा साउंड प्रोड्यूस करती है। ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है इससे रिलेटेड। ठीक है, इस टॉपिक से। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। तो अपने हमने जो लास्ट पेपर सॉल्व किया था है ना 2024 वाला PYQ, तो उसमें आया था कि आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई क्यों होता है। ठीक है, वो तो मेल्टिंग पॉइंट की बात हो गई, तो हमने उसको डिस्कस कर लिया था, मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है आयनिक कंपाउंड का। अब हमें यहाँ पर बताना है कि आयनिक कंपाउंड जो है उनका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl है हमारे पास, ये एक आयनिक कंपाउंड है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई क्यों होता है। तो ये होता है ड्यू टू, आप लिख सकते हो यहाँ पर पूरा भी आप लिख सकते हो, है ना, कंपाउंड आप लिख सकते हो आयनिक कंपाउंड है हाई बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू, या बिकॉज ऐसा करके आप लिख सकते हो, ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि उनके बीच में होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ
अट्रैक्शन, या आप पूरा लिख सकते हो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयनिक कंपाउंड, जिसकी वजह से उनकी जो बॉन्डिंग है वो क्या हो जाती है, काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। और जब उन्हें अलग करना है तो उनको हमें क्या करना पड़ता है, बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा बढ़ाना पड़ता है, इंक्रीज करना पड़ता है। सेम वही बात होगी जैसे हमने उस एग्जांपल से समझा था कि दो फ्रेंड है ए बी, है ना, ए और बी दो फ्रेंड है, और दो और फ्रेंड है बी सी, सॉरी सी डी, ये सी है और ये डी है, तो सी डी, ए बी और सी डी दो फ्रेंड है। अब हमने कहा ए बी की जो फ्रेंडशिप है वो बहुत अच्छी है सी डी से, यानी कि ए बी वाले जो दो फ्रेंड है वो काफी अच्छे दोस्त हैं सी डी से। अब कोई फ्रेंड एम, एम नाम का कोई फ्रेंड इनके बीच में आना चाहता है, ठीक है, तो वो किसके बीच में जल्दी आ पाएगा, एम नाम का फ्रेंड इन दोनों के बीच में, इन दोनों की दोस्ती जल्दी तोड़वा पाएगा या इन दोनों की दोस्ती जल्दी तोड़वा पाएगा, किसकी दोस्ती वो आसानी से तोड़ पाएगा, सोचिए। तो देखो बच्चों, इनकी दोस्ती इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो इनकी दोस्ती एम जो है आसानी से तोड़ देगा, जबकि इनकी दोस्ती तोड़ने के लिए उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इनके बीच में तो स्ट्रांग क्या है, फ्रेंडशिप है। वैसे ही हमारे आयनिक कंपाउंड होते हैं, तो आयनिक कंपाउंड के बीच में जो बॉन्डिंग है, या जो उनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स उनके बीच में होता है, जबकि जो दूसरे कंपाउंड है उनके बीच में इतना नहीं होता, आयनिक कंपाउंड के कंपैरिजन में अगर हम कहें। तो आयनिक कंपाउंड को का बॉन्ड जो है वो ब्रेक करने के लिए ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट देना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, है ना, जबकि यहाँ पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा बढ़ाना नहीं पड़ेगा। क्लियर है, तो यहाँ पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा देना पड़ेगा आयनिक कंपाउंड में, ठीक है। तो इस तरीके से हमने मेल्टिंग पॉइंट वाला पढ़ लिया था, वैसे ही सेम आंसर उसी तरीके का आपको यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ टू एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, तो कार्बन के दो एलोट्रॉप्स के नाम आपको लिखने हैं। तो चैप्टर में तो हमने कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स पढ़े हैं। क्या क्या है कार्बन के एलोट्रॉप्स, एक तो है डायमंड, दूसरा है ग्रेफाइट, दोनों ही कार्बन के ही एलोट्रॉप। अगर डायमंड की बात करें तो ये सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है, जबकि एक नॉन मेटल है ना, मेटल तो नहीं। ग्रेफाइट की हम बात करें तो ग्रेफाइट क्या है, मेटल तो नहीं है, तो नॉन मेटल है, कार्बन का एलोट्रॉप है तो नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शनल केस भी है। डायमंड की बात करें तो डायमंड भी एक नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी ये क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है, जबकि मेटल हार्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो डायमंड है जो कि एक नॉन मेटल है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस यही है अब तक, ठीक है। चलिए, तो इसके अलावा एक और हमारे पास एलोट्रॉप है जो कि है बकमिंस्टर फुलरिंग, तो आप वो भी लिख सकते हो, कोई भी दो आप लिख सकते हो, ठीक है, दो ही लिखने हैं आपको। इसके अलावा अगर आप इसको और ज्यादा अच्छा बनाना चाहते हो अपने आंसर को, ऐसे तो 1 मार्क के लिए ये इतना इनफ है, ठीक है, आपको ये भी लिख लेना है, द टू एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन आर डायमंड एंड ग्रेफाइट, ठीक है। लेकिन अगर आपको और ज्यादा इसको अच्छे से करना है तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पर कार्बन नंबर कितना है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हेक्सागोनल रिंग होती है, वो आप लिख सकते हो। अगर ये थोड़ा डिटेल में पूछा जाता है इस तरह का क्वेश्चन, 1 नंबर के लिए इतना इनफ है, 1 से ज्यादा नंबर के लिए पूछा जाता है तो आप लिख सकते हो इसमें कितने कार्बन होते हैं, इसमें कितने कार्बन होते हैं। इसके अलावा आप इसके जो है प्रॉपर्टीज के बारे में लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर हेक्सागोनल जो रिंग होती है उस तरीके से आप लिख सकते हो, जो भी हमने पढ़ा है इनके बारे में, ठीक है। चलिए, क्लियर है, इतना समझ में आया, तो इस क्वेश्चन को भी आपको नोट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि इनके ये भी है ध्यान रखना है बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनके बीच में होती है इस वजह, ठीक है, नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। अच्छा, इसके 2 पार्ट आपको दिए गए, 2 पार्ट यानी कि देखो क्वेश्चन नंबर 17 के है तो 3 पार्ट यहाँ पर, और अथवा करके भी दिया गया, तो आपको जो वाला पार्ट आता है, आपको ये वाला क्वेश्चन आता है तो आप ये वाला कीजिए, ये वाला आता है तो आप ये वाला कीजिए,
चलिए, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आप देख पा रहे हो कि 3 इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है, और अथवा करके भी आपको दिया हुआ है एक क्वेश्चन, है ना। तो आपको अगर ये वाला आता है तो आप ये वाला कर सकते हो, आपको अगर ये वाला आता है तो आप ये वाला कर सकते हो ना। पहले आपको क्वेश्चन रीड करना है केयरफुली, फिर आपको देखना है कि कौन सा वाला पार्ट आपको अच्छे से आता है और कौन से वाले पार्ट में आपको ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। जैसे इसके भी 3 पार्ट हैं, इसके भी 3 पार्ट हैं, है ना। तो आपको देखना है कि किसमें ज्यादा आपको आता है, किसमें आप ज्यादा एक्यूरेटली अपना आंसर लिख सकते हो, वो वाला पार्ट आपको सेलेक्ट करना है। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा कि आपने इसके 2 पार्ट कर लिए और एक पार्ट इसका कर लिया, या इसके 2 पार्ट कर लिए और इसका 1 पार्ट कर लिया, ऐसे करके आपने 3 पार्ट कर लिए, तो नहीं, इसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। आपको पूरा पूरा अटेम्प्ट करना है, या तो आपको पूरा ये अटेम्प्ट करना है या तो आपको पूरा ये अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तभी आपको 3 मार्क्स जो है वो पूरे मिलेंगे। क्लियर है। अगर आप एक एक पार्ट भी अटेम्प्ट करते हो, मान लीजिए आपको पूरा पार्ट नहीं आता, वैसे ऐसे होना नहीं चाहिए क्योंकि हमने अच्छे से पढ़ा है, तो आपको क्वेश्चन इजी भी है तो आप आसानी से कर ही लोगे, ठीक है। तो अगर आपको नहीं भी आता है तो आप कोशिश कीजिए, लेकिन करना आपको एक ही अटेम्प्ट है, ठीक है। चलो, इसके अलावा बच्चों ऐसा नहीं कि आपको अगर दोनों पार्ट आते हैं, हो सकता है कुछ बच्चे हो जिनको ये वाला भी आता हो और ये वाला भी आता हो, दोनों आते हो, तो ऐसा नहीं आपको दोनों आते हैं तो आपने ये भी कर लिया ये भी कर लिया, नहीं। आपको मार्क्स एक क्वेश्चन के ही मिलेंगे, आपको 3 ही मार्क्स मिलेंगे, तो आपको दो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, ठीक है। इससे कोई आपका फायदा नहीं होगा, ना आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ऊपर से आपका टाइम भी वेस्ट होगा, ठीक है। तो एक ही पार्ट आपको, एक ही वाला आपको अटेम्प्ट करना है, या तो ये या तो ये, ठीक है। और जो आपको ज्यादा अच्छे से आता है वही आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई, एक्स और वाई 2 एलिमेंट है, तो लिख लेते हैं एक्स वाई 2 एलिमेंट है। हैव अटोमिक नंबर 11 एंड 17, इसका अटोमिक नंबर है 11 और इसका अटोमिक नंबर है 17 रिस्पेक्टिवली। चलो, अच्छा, क्वेश्चन पढ़ने से पहले, इसके 3 पार्ट पढ़ने से पहले आप ध्यान से सोचो, 1 से लेकर के 20 तक तो हमने एटॉमिक नंबर याद ही किए हैं। तो आप सोचो, ये जो 11 एटॉमिक नंबर है ये सोडियम का है ना, और ये जो 17 है ये तो क्लोरीन का है, इतना हमें पता है, ठीक है। तो इतना हमें अपने दिमाग में रखना है, कॉपी में नहीं लिखना है ऐसा। तो फिर पहला ऑप्शन, पहला पार्ट देखते हैं, इसका पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें लिखनी है। तो चलो, एक्स और वाई की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी होगी 2,8,1, इसकी होगी 2,8,7, हो गया ना। 8 और 2 10 और 7 17, 8 और 2 10 और 1 11, ठीक है, ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, एसपी वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने सीखी नहीं है, वो हम क्लास 11th में सीखने वाले हैं, वो हम क्लास 11th में ही सीखेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो हमें ये वाली ही ध्यान रखनी जो हमने क्लास 10th में पढ़ी है, ठीक है। चलिए आगे, वेयर इन द पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट एक्स एंड वाई आर प्लेस्ड। अब आपको बताना है कि पीरियोडिक टेबल में एक्स और वाई कहाँ रखे गए हैं, कहाँ रखे गए होंगे एक्स और वाई। तो आप बता सकते हो, जो एक्स है वो तो हमारा कौन सा, देखो इसका जो लास्ट वैलेंसी है वो है 1, यानी कि ये रखा गया है फर्स्ट ग्रुप में, एक्स वाला है फर्स्ट ग्रुप में, और यहाँ पर वैलेंसी है 7, तो ये रखा गया है 17 ग्रुप में, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप में जो रखा गया है वो तो हमारा क्या है, एल्केलाई मेटल्स, और जो 17 में रखा गया है वो क्या है हमारे, वो तो हमारे हैलोजन्स होते हैं, ठीक है। क्लियर है इतना। चलो, अगला क्वेश्चन है इसमें, विच टाइप ऑफ आयन, कैटायन और एनायन विल बी फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स एक्स एंड वाई। एक्स और वाई किस तरह का एनायन फॉर्म करते हैं, कैटायन फॉर्म करते हैं दोनों, या दोनों एनायन फॉर्म करते हैं, या हो सकता है एक कैटायन फॉर्म करे एक एनायन फॉर्म करे, है ना। कैसे पता चलेगा, देखो, अगर हम बात करें पहले 11 वाली की, जो कि हमारा एक्स वाला है, ठीक है, इसकी बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,8,1। अब ये स्टेबल तो नहीं है, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होना जरूरी है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कब होता है, जब हमारा आउटर शेल में क्या हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट हो। तो
इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, या तो ये क्या कर ले 8 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले किसी से, तो 8 इलेक्ट्रॉन लेना तो इसके लिए मुश्किल हो जाएगा क्योंकि प्रोटॉन्स तो उतने ही रहेंगे, प्रोटॉन्स तो 11 ही हैं, इलेक्ट्रॉन 8 और आ जाएंगे तो इतने कम प्रोटॉन्स यानी कि 11 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन को तो होल्ड कर ही रहे हैं जो पहले से हैं, 8 और 7 और इलेक्ट्रॉन को वो होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है, जिससे जो हमारा एटम है वो और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन तो ये नहीं ले सकता किसी भी हालत में। पहली बात 8 इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए इसको एनर्जी चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा भी अपने शेल में डालते हैं तो उसके लिए काफी सारी आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये क्या करेगा 7 इलेक्ट्रॉन तो नहीं ले पाएगा, क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देगा, किसी को डोनेट कर देगा। तो अब ये वाला जो शेल है ये के शेल है, ये एल है, ये एम है, तो अब ये वाला जो शेल है इसका ये बन जाएगा आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। अब ये स्टेबल हो जाएगा, लेकिन स्टेबिलिटी इसने अचीव कैसे करी है, स्टेबिलिटी इसने अचीव करी है एक इलेक्ट्रॉन को देकर। तो यानी कि जब इसने एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया है तो इस पे आएगा एक पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन को देता है वो पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन को लेता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है जिससे आएगा इसमें एक पॉजिटिव चार्ज और ये कहलाया जाएगा एक कैटायन। और हम जानते हैं 11 जो है एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का, तो ये बन जाएगा सोडियम का कैटायन, ठीक है। तो ये क्या है एक कैटायन। वही बात करते हैं दूसरा हमारा एटॉमिक नंबर है जिसका 17, ये है हमारा Y और हमें पता है ये Cl है, ठीक है। तो अगर हम देखें एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, ठीक है। अब ये अपना जो है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कैसे कर पाएगा, कैसे करेगा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे या तो किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले ले, है ना, एक इलेक्ट्रॉन किससे ले लेगा तो 8 हो जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। 7 इलेक्ट्रॉन अगर किसी को दे दे तो भी स्टेबल हो जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर लेगा। लेकिन बच्चों 7 इलेक्ट्रॉन ये नहीं दे पाएगा, क्यों, देखो अब इसके पास जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि 17 इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो 17 ही प्रोटॉन भी होंगे, बिल्कुल होंगे, ठीक है। अब जब 17 इलेक्ट्रॉन भी हैं प्रोटॉन भी है, अब एक एक करके जब ये इलेक्ट्रॉन अपने शेल से निकालेगा, देखो पहला इलेक्ट्रॉन तो ये निकाल लेगा, है ना, Cl पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद के इलेक्ट्रॉन ये निकाल नहीं पाएगा क्योंकि प्रोटॉन्स तो अभी भी उतने ही हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो प्रोटॉन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज्यादा हो जाएगा, है ना। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को और ज्यादा टाइटली क्या करके रखेगा, होल्ड करके रखेगा, जिस वजह से हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इतनी ज्यादा एनर्जी हम हर इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए नहीं दे पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ही निकाल पाएंगे, ठीक है। तो 7 इलेक्ट्रॉन तो हम वैसे भी नहीं निकाल सकते, तो इजी मेथड क्या है कि ये क्या कर ले, किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले ले और अपने 7वां वाला जो इसका शेल है यानी कि के एल और एम वाला जो शेल है उसे क्या कर ले, इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन इस शेल में ले आए और क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, ठीक है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट किया है या हम कहें गेन किया है, तो यहाँ पर आएगा Cl नेगेटिव आयन, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया एक एनायन, जिस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज वो कैटायन, जिस पर आएगा नेगेटिव चार्ज वो एनायन। तो यहाँ पर हमने देखा कौन से टाइप के कैटायन और एनायन ये फॉर्म करेंगे, जो हमारा एक्स है वो फॉर्म करेगा एक कैटायन और जो वाई है वो फॉर्म करेगा एक एनायन। तो काफी अच्छे से हमने इसको समझ लिया। वैसे ये काफी इजी क्वेश्चन है, अगर हमने चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो कार्बन एंड कंपाउंड से ये दिया गया है, अगर हमने अच्छे से पढ़ा है तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि वहीं पे हमने वैलेंसी वगैरह ये वाले टॉपिक्स पढ़े थे। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसे। चलिए बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।